सवाल योगी जी के ऊपर भी खड़ा होता है। आपने तुरंत उनका सस्पेंड उनको कर दिया, उनको अटैच कर दिया शामली से, उनका घर खाली करा दिया। आपने इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कर दिया उनका? आपने तो जबरिया रिटायर कर दिया था अमिताभ ठाकुर को, आपने तो जेल भी भेज दिया था उनको। आप क्यों नहीं इनको जबरिया रिटायर कर रहे हो? क्यों नहीं इनको जेल भेज रहे हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करती है वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। तो क्या योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर निशाने पर अब लिया जा रहा है? और जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो क्या योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर वापसी का पूरी तरीके से प्लान बना चुके हैं? क्योंकि सनातन का अपमान सीधे तौर पर कौन कर रहा है, देश में किस बात को लेकर चर्चा हो रही है, बताना कोई जरूरी तो नहीं है। यानी कि इशारों इशारों में बातें कह दी गई हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा? चुनाव के एक साल पहले इस तरह की बयानबाजी क्या बता रही है? योगी आदित्यनाथ की पोजीशनिंग किस तरह से, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निशाना बनाती है वो कभी सत्ता में वापस नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में 11 दिनों तक शंकराचार्य जिस तरह से अनशन पर बैठे और उसके बाद वो काशी वापस चले गए हैं, क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? और अगर है तो उनकी सत्ता वापसी नहीं होने वाली है? अमित शाह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं क्या? हिमांशु जी, ये तो अमित शाह जी ने आज कहा है। ये तो हम कई दिन से कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने जो रणनीति चली है उसमें मोहरा थे शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी को समझ में आ गया है कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप बैठिए महीना 2 महीना। 13 महीने बैठे थे ना दिल्ली में किसान। उत्तराखंड की सारी जनता सड़कों पर उतरी थी ना महीनों। क्या हुआ? मुख्यमंत्री हटे, किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ, सरकार ने कोई एक्शन लिया? नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, और सीधा सीधा कहें ये अमित शाह और योगी की लड़ाई है। अब अमित शाह अगर ये कह रहे हैं कि जो सनातनियों के खिलाफ काम करेंगे, जो सनातनियों के विरोध में रहेंगे, वो सरकार दोबारा नहीं आएगी। वो पाकिस्तान की सरकार थोड़ी चल रही सनातन की, या बांग्लादेश की चल रही है, या वो क्या हिमाचल की सरकार की बात कर रहे हैं क्या, या कौन सी सरकार? कर्नाटक की कर रहे हो, शायद तेलंगाना की कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और वो सीधा सीधा निशाना योगी जी पे साध रहे हैं। और ये साधारण व्यक्ति भी समझ रहा है कि वो क्यों योगी के पीछे पड़े हैं, वो क्यों योगी को निशाने पे ले रहे हैं। ये सीधी बात, ये राजनीतिक लड़ाई है, ये धार्मिक लड़ाई, सनातन की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। और इतिहास में भी बहुत सारी लड़ाई, आप चाहे उनको हिंदू मुस्लिम का नाम दें, चाहे आप उनको ठाकुरों की मराठाओं की लड़ाई का नाम दें, कोई लड़ाई किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं होती। वो सत्ता की लड़ाई होती है। आज भी लड़ाई सत्ता की है, भले ही आप उसमें सनातन जोड़ दीजिए। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, ये अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का बड़ा अपमान हो रहा है, ये सुधार करेंगे हम? उसी सरकार में खा रहे हो, जनता का पैसा लुटा रहे हो, और यहाँ जातिवाद और ब्राह्मणवाद की आप बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को। हंसी आती है दूसरे पे। जो एक और अन्य जीएसटी के कमिश्नर बने हुए घूम रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं मैंने योगी जी का नमक खाया था। तो योगी जी से पहले तो आपने मायावती जी का और अखिलेश का भी नमक खाया था, तो फिर कहां थे आप? तो बात कहने की ये है कि ये सब जो है अपने निजी स्वार्थ में डूबे हुए हैं। आपने बाद में देखा होगा कि वो जीएसटी कमिश्नर की पोल पट्टी खुली है और बाद में पता चला है कि फर्जी दस्तावेज बना के उन्होंने नौकरी पाई थी, एक विकलांग का कोटा खा गए थे वो। अब उनकी जांच चल रही है, उनको पता है कि उनको जेल जाना है, तो जेल से बच जाएं और इस बहाने नेता बन जाएं और योगी जी की नजरों में आ जाएं। अगली बार भाजपा ही हमें टिकट दे दे, अभी से गुणगान शुरू कर दो। तो ये चरित्र रह गया है नेताओं का। अब ये नेता बनेंगे क्योंकि उनको पता अफसरशाही तो इनकी चलेगी नहीं, अफसर तो ये बन नहीं पाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की चीजें और देश में चल रही है। जो जितना नंगा है, जो जितना बात करेगा इस तरह की, वही नेता बनेगा। ये दोनों लोग नेता बनने की राह पे चले हुए हैं, चाहे पक्ष में इस्तीफा देने वाली बात करे, चाहे विपक्ष में करे। अब इनका कहना यह है, अलंकार अग्निहोत्री का,
कि ब्राह्मणों को बड़ा सताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब ये मुसलमानों को भूल गए, जो मुसलमानों को सता रहे थे पहले। लोग कह रहे थे मुसलमान दिक्कत में है, दलित दिक्कत में है, बाकी दिक्कत है, वो नहीं है। अब ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, उनको ना कोई नौकरी मिल रही है, ना कोई कुछ हो रहा है। अगर आपको ब्राह्मणों की ही चिंता है तो जाइए जनसेवा कीजिए, आंदोलन करिए, उनकी आवाज उठाइए। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण समाज के युवक और युवतियां हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बाकी तमाम दिक्कतें चल रही हैं। आप करिए, आप उनके उनके नाम पे, ब्राह्मण समाज के नाम पे आप अपने निजी स्वार्थ में अपनी निजी रोटियां सेकना चाहते हैं और आप टिकट पा जाना चाहते हैं। आप तुरंत जो जिस तरह का व्यवहार आप सर्विस में रहते हुए दिखा रहे हैं, अभी तो आपका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। और यहाँ सवाल योगी जी के ऊपर भी खड़ा होता है। आपने तुरंत उनका सस्पेंड उनको कर दिया, उनको अटैच कर दिया शामली से, उनका घर खाली करा दिया। आपने इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कर दिया उनका? आपने तो जबरिया रिटायर कर दिया था अमिताभ ठाकुर को, आपने तो जेल भी भेज दिया था उनको। आप क्यों नहीं इनको जबरिया रिटायर कर रहे हो? क्यों नहीं इनको जेल भेज रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं साजिश है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हितों के लिए ये लड़ाई चल रही है। योगी जी अपने राजनीतिक हित देख रहे हैं और दिल्ली अपने राजनीतिक हित देख रही है। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। बस फर्क ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। विपक्ष बाहर तमाशा देख रहा है। विपक्ष को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो आपदा है, इसमें से हमारे लिए शायद कोई अवसर निकल आए, क्योंकि पहले तो अवसर निकला था 24 में, तो क्या 27 में भी कोई अवसर निकलेगा? विपक्ष ये सोच रहा है, इसलिए वो किनारे पे खड़ा हुआ है, मजा ले रहा है। और ये लड़ाई अभी कितनी आगे चलेगी और नई नई इसमें क्या चीजें होंगी? अभी क्या बनारस के मामले फिर खुलेंगे? अभी अहिल्याबाई होलकर फिर आएंगी क्या, या कोई नए मामले आ जाएंगे? अभी बहुत सारी चीजें 27 तक देखने को आपको हिमांशु जी मिलेंगी इसमें। जी अच्छा केपी सर, इस वक्त अभी कौन आगे कौन पीछे, दिल्ली और लखनऊ में जो फाइट चल रही है उसमें कोई आगे पीछे दिख रहा है आपको, या फिर अभी चल ही रहा है युद्ध? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, ये तलवार की धार पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। निजी हित है अभी दो नेताओं के, और दो धड़े बने हुए हैं। उन धड़ों के साथ कौन है क्या है? देखिए योगी जी तो आज की डेट में अकेले दिख रहे हैं, उनके साथ तो कोई खड़ा हुआ मजबूत नेता मुझे दिखाई दे नहीं रहा, चाहे वो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी मजबूत है, क्या उनके पक्ष में किसी विधायक का बयान आया है, किसी मंत्री का बयान आया है? भाई जैसे अमित शाह जी के और दिल्ली के समर्थन में बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य का, उनके समर्थन में तो बयान आया नहीं किसी का। तो यहाँ तो मुझे अभी जो है कमजोर स्थिति में योगी जी नजर आ रहे हैं। योगी जी डिफेंसिव मूड में है अभी, एक्शन में के मूड में दिख नहीं रहे वो। और आपके बुलडोजर का जो है अभी वो डीजल खत्म हो गया, वो खड़ा है अभी, शायद ठंड लग गई है उसको, क्योंकि तो गर्मी निकाल देते हैं ना योगी जी। तो शायद वो बुलडोजर की गर्मी निकल गई है, तो अब वो गर्मी निकलेगी, ठंड खत्म होगी, तो तब हो सकता है कुछ उसमें एक्शन आए। फिलहाल तो एक्शन नहीं है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये लोगों ने जो हरकतें करी हैं, खासकर जो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने हरकत करी है कि रोते हुए इस्तीफा दिया है, और वो उनके ऊपर जिस तरह की जांच चल रही है, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? दूसरा, जिस प्रकार का जो है बयान देते घूम रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री, अगर यही बयान किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया होता, किसी दूसरी जाति के नेता ने दिया होता, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए और तमाम जो संवैधानिक पदों पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्या इस तरह के बयान अगर कोई दूसरा व्यक्ति दे देता तो उसकी नौकरी बची रहती अभी तक? वो जेल नहीं चला गया होता अभी तक? बुलडोजर की लाइन नहीं लग गई होती उसके घर पे अभी तक? तो ये आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये कि नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश में चल रही है माहौल को गर्म करने के लिए, और इसी से जोड़ के जी केपी सर, अभी बीते रोज हमने एक तस्वीर भी देखी, मैंने उसको लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की कि शंकराचार्य को रोका गया नियम कायदे कानून के तहत, और बहुत सारे लोग इसकी वकालत करते रहे कि सारी चीजें व्यवस्थागत होनी चाहिए। हमने एक वीडियो देखा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का स्टिकर लगी गाड़ियां थी 2-3, और उनको बैरिकेडिंग हटाकर निकाल दिया गया।
और जो पुलिस वाले वहां खड़े थे वो सब तमाशा देखते रहे, सब कुछ हो गया। लेकिन शंकराचार्य को लेकर जिस तरह से नियम कायदे कानून बताया गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई नोटिस नहीं। दूसरा, शंकराचार्य जब काशी लौट गए हैं तो वो ये कहते हुए काशी लौटे हैं कि प्रशासन ने एक दिन पहले हमसे निवेदन किया कि आप पालकी में जाइए, स्नान कीजिए और उसके बाद जो है सारे मामले को ठंडा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन शंकराचार्य गए नहीं। 11 दिनों से वो बैठे थे, अब तक प्रशासन अकड़ा हुआ था, अचानक से वो इतना नर्म कैसे हो गया, सवाल ये। और दूसरा ये कि भाजपा वाले नियम कायदे कानून को ताक पर रखेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, शंकराचार्य जाएंगे तो दिक्कत होगी और तमाम और संत जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये क्या हो क्या रहा, क्या पैमाने हम तय कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर? देखिए हिमांशु जी, जितनी सारी चीजें आपने अभी बताई हैं या जो चल रही है या हम पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, मुझे लगता है ये सब एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। ये सारी चीजें जो है पहले से प्रस्तावित हैं, सारी की स्क्रिप्ट लिखी गई है और इस स्क्रिप्ट के अनुसार ही हर व्यक्ति काम कर रहा है। शंकराचार्य जी इस साजिश में शामिल है या मेरी उम्मीद तो ये है कि वो मोहरा बने हुए हैं और इत्तेफाक से उनके साथ इस तरह की घटना हो गई है, इसलिए उनके कंधे पे बंदूक रख के दिल्ली ने थोड़े दिन चला ली है और अब वो इससे बाहर हो गए। उनको भी शायद ये एहसास हो गया है कि मैं कहीं ना कहीं मोहरा बन रहा हूँ, कहीं ना कहीं जरिया बन रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस लड़ाई का एक बड़ा बहाना मैं बन रहा हूँ। वो इससे शायद बाहर हो गए। अगर वो स्नान करके वापस चले जाते, अगर उनको सरकार ने कहा है, जैसे सरकार ने नोटिस लगाया, आपने नोटिस सार्वजनिक किया, सरकार ने कुछ और कहा, आपने सार्वजनिक किया, तो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसको भी आपको सार्वजनिक करना चाहिए। सार्वजनिक तो आपने किया नहीं। तो अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव आया था तो उसको सार्वजनिक करिए। आप जो बात कह रहे हैं उसको सच है कि नहीं है कौन मानेगा। दूसरा, अगर शंकराचार्य जी गंगा स्नान करके और अपनी हट को छोड़ के काशी जाते तो बात ही खत्म हो गई थी, मुद्दा ही खत्म हो गया था। अब मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। आप जो है, आपका कहना यह है कि हम तो बड़े उदास हो गए, बड़े निराश हो गए और बड़े जो हैं सरकार ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है उससे दुखी होकर हम जा रहे हैं प्रयागराज छोड़ के काशी। अभी तो आप ये कह के गए हैं, फिर आप ये नहीं कहते ना, अगर आप गंगा स्नान करके जाते तो आप ये नहीं कहते कि हम दुखी होकर या उदास होकर जा रहे हैं। हम तो नहा के गंगा स्नान करके खुश होकर जा रहे हैं, तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाता। वो इस मुद्दे को अभी जिंदा रखना चाहते हैं और मुझे लगता है दिल्ली भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो नया मुद्दा आ जाएगा और नया मुद्दा कहीं वो अहिल्याबाई होलकर जी का तो नहीं आ जाएगा। वो सरकार के गले की हड्डी है, सरकार के पास जवाब नहीं है। दूसरा, सरकार ये देख रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिस प्रकार से 2024 के इलेक्शन में दलित और पिछड़ा उनसे भागा है उसको कैसे 27 में वापस लाएं। इस तरीके पर भी ये सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक तरीका है साम दाम दंड भेद करने का, उस दंड भेद की रणनीति मुझे लग रही है कि उसके लिए ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। और ये जितने इस्तीफे हो रहे हैं, ये जितनी हरकतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सब किसी एक पटकथा के तहत हो रही है, किसी में भी कोई सच्चाई नहीं है। आपके पास क्या गारंटी इस बात की है कि अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो वास्तव में नौकरी छोड़ के चले जाएंगे? वो क्या करेंगे? क्या पता आप उनका इस्तीफा स्वीकार ना करें। पहले वो बरेली में थे, अब वो शामली में बैठ जाएंगे जाके। तो हुआ तो है नहीं, लेकिन उन्होंने आपके हित जो थे, जो आपके जो एक सरगर्मियां बनानी थी, जो उत्तर प्रदेश से मैसेज देना था, वो तो उन्होंने दे ही दिया। तो उनका आगे क्या होगा? क्या वो सरकार के इशारे पे ये कर रहे हैं या वो अपने मन से कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, कोई भी साम दाम दंड भेद फार्मूला कर सकते हैं। तो ये भी वही फॉर्मूला है, हम कैसे ना माने इसको। जी। अच्छा केपी मलिक जी, आगे क्या होने वाला है? ये जो तल्खियां हैं, अमित शाह का बयान है, या फिर उमा भारती भी कह रही हैं कि प्रशासन की गलती है, पहले वो करती हैं, कहती हैं, फिर कहती हैं कि हम योगी जी को निशाना नहीं बना रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर दो धड़े हो गए हैं 27 से पहले, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं अभी? मतलब आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ तस्वीर चेंज हो, लेकिन इस वक्त
मौजूदा हालात में क्या है? देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है कि योगी जी के ऊपर सीधे सीधे हाथ डालने में दिल्ली भी अभी घबरा रही है। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि काफी सारे लोग मौन साधे हुए हैं और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी होती है। वो चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे उनको लगता है कि एक पक्ष मजबूत हो गया है तो उधर फिर वो सरकना शुरू कर देते हैं। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे सरकार में जो लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो लोग हों, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन मजबूत है। दिल्ली मजबूत है, उत्तर प्रदेश मजबूत है। अगर ये तस्वीर साफ हो जाए कि उत्तर प्रदेश मजबूत है या दिल्ली मजबूत है, तो तमाम चीजें आपके सामने खुल के आने लगेंगी। अभी योगी जी का अगला क्या एक्शन होगा, अमित शाह जी क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो बदलाव चल रहा है, क्या वो मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या खाली नीचे मिनिस्टरों का ही बदलाव होगा। आज तस्वीर बदलने वाली बात चल रही है। बीच में चर्चाएं चल गई थी कि भाई मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे और पाठक को मंत्री बनाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे केशव को बनाया जाएगा। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो कल को क्या होगा अभी किसी को कुछ नहीं पता है। तो आज के हालात में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जब तक एक धड़ा ये नहीं हो जाता कि एक मजबूत है और एक कमजोर है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पूरी भारतीय जनता पार्टी अडवाणी जी के साथ चलती थी, तो पहले वाजपेयी जी के साथ चलती थी। जब वाजपेयी जी पीएम से हट गए और वो राजनीति से लगभग बाहर ही हो गए, तो अडवाणी जी के साथ सब चलते थे और वेटिंग प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी होते थे। जैसे ही लोगों को लगा कि अडवाणी जी कमजोर हो चुके, मोदी जी आ गए, तो अडवाणी जी का नाम लेवा नहीं बचा कोई। जब तकलीफ में आते तब भले ही दर्शन करने चले जाए। राजनाथ जी को पिछले दिनों एकाएक अडवाणी जी की याद आ गई थी। 8 साल में तो आई नहीं उनको। तो आपका क्या है कि जब तक तस्वीर साफ नहीं होती तब तक आपका ऐसे ही चलेगा। लेकिन अगर ये एक मैसेज चला जाता है कि अमित शाह ही मजबूत है या योगी मजबूत है, तो फिर उनके यहाँ लाइन लग जाएगी। आप देखिएगा, इसमें एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ। संजय जोशी जी अलग रहते हैं, उनका कुछ वो नहीं है। और जैसी चर्चाएं चली थी, हमने ही चर्चा चलाई थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, उनके यहाँ लाइनें लग गई थी, बड़ी बड़ी फूल मालाएं मिठाई लेकर पहुंचने लगे थे लोग। एक एक दिन में मैंने 5-5, 10-10 हजार लोग वहां देखे हैं, जबकि वहां 4 लोग नहीं जाते थे। तो यहाँ तो एक बार लोगों को एहसास हो जाए कि ये मजबूत होने जा रहे हैं, तो सब लोग वहीं आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी जल्दी कुछ होगा ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चुनाव से पहले कई उठापटक आपको उत्तर प्रदेश में दिखेंगे हिमांशु जी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि अमित शाह ने अगर बयान दिया है सनातन से जुड़ा हुआ, तो क्या योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना है, और क्या योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर वापसी का कोई प्लान, सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा है जिसे इंप्लीमेंट जल्द ही किया जाएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।